नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी का फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन में आपको धारा 1 to 75 तक कवर कराया जा रहा है। फर्स्ट सेशन का यह चौथा वीडियो है, जिसमें आपको क्वेश्चन 61 to 80 तक रहेगा। आईपीसी के 3 अन्य वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तथा प्रीवियस ईयर में कहीं न कहीं पूछा जा चुका रहता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? क एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती। क दोषी है। किसका दोषी है? ऑप्शन नंबर ए, किसी भी अपराध के लिए नहीं। ऑप्शन बी, हत्या के प्रयास के लिए। ऑप्शन सी, हत्या के लिए। ऑप्शन डी, आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है उसके लिए। यह क्वेश्चन आपको यूपीओपीओ प्री 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है? भिखारी को खाद्य सामग्री यानी भोजन नहीं देना किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि यह क्या है? यह नैतिक कर्तव्य है, यह नैतिक दायित्व आ जाता है। नैतिक दायित्व को क्या किया गया? आईपीसी में कहीं दंडित नहीं किया गया, इसीलिए क्या होगा? यह कोई अपराध नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क एक अच्छी तैराक है, यानी क है जो अच्छा तैरने वाला है। वह ख को डूबते हुए देखता है किंतु उसे नहीं बचाता। ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन नंबर ए, क ने हत्या का अपराध किया। ऑप्शन बी, क ने हत्या के कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध किया है। ऑप्शन सी, क ने कोई अपराध नहीं किया है। ऑप्शन डी, क ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया है। इसका सही आंसर क्या है? या प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी, यानी क ने कोई अपराध नहीं किया है। ओके, क्योंकि क एक अच्छा तैराक था, ख को डूबते हुए देखता है, तो क का क्या दायित्व है? क का नैतिक दायित्व होता है कि ख को बचाया जाए, क्योंकि ख डूब रहा है। नैतिक दायित्व को आईपीसी में कहीं दंडित नहीं किया गया। ओके, इसलिए नैतिक दायित्व पूरा नहीं करने के कारण उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सिविल जज 2005 तथा यूपी सिविल जज 2000 तथा 1994 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए, हाँ। ऑप्शन बी, केवल यदि वह भारत के नागरिक है तभी हाँ। ऑप्शन सी, यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है तब हाँ। ऑप्शन डी, नहीं। यह क्वेश्चन एपीओ 1995 में पूछा जा चुका है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल यदि वह भारत का नागरिक है तभी क्या होगा? वह हाँ होगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या से थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के उपधारा 1 के अनुसार इस संहिता को उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। ओके, इसी कारण क्या आता है? वह दंडनीय होगा केवल इसी दशा में यदि वह भारत का नागरिक है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है। ओके, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है हत्या के आरोप के लिए। वह क्या है? वह हत्या के आरोप के लिए उसका। चलिए ऑप्शन देखते हैं। केवल उगांडा में। ऑप्शन बी, केवल उस देश में मृतक जहां का नागरिक था। ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों में से कहीं भी। ऑप्शन डी, दिल्ली में विचारित और दोषित किया जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर यह था कि क जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है हत्या के अपराध के लिए। वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, को दिल्ली में विचारित और दोषित किया जा सकता है। चलिए इसे व्याख्या के दिन और स्पष्ट करते हैं। यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 2002 में पूछा जा चुका है। ओके, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के 1 के अनुसार
भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध को भी इस संहिता का उपबंध लागू है। दृष्टांत, अतः हत्या के अपराध के लिए वह दिल्ली में विचारित और दोषित किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के उपबंध, ऑप्शन नंबर ए, किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिकों के विरुद्ध किया गया हो। ऑप्शन बी, किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत के किसी राजनीतिक मिशन में किया गया हो। ऑप्शन सी, भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किए गए ऐसे अपराध को भी लागू है जो उस विदेशी राज्य की विधि के अनुसार अपराध है किंतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। तो भारतीय दंड संहिता का उपबंध कहाँ लागू है? तो एक क्वेश्चन आपको, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के उपबंध कहाँ लागू होगा? तो आईपीसी के उपबंध भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएसजे 1904 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए इसी व्याख्या का दिन और स्पष्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता के धारा 4 के सब क्लॉज 2 के अनुसार भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए किसी अपराध को भी भारतीय दंड संहिता के उपबंध लागू होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा जा रहा है? भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधनों को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा? तो यह कौन सी धारा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4(1), ऑप्शन सी धारा 4(2) तथा ऑप्शन डी धारा 4(3). ओके, यह क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा जा चुका है? यह क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा जा चुका है। ओके, इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा 4 के सब क्लॉज 3 के दिन बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे किसी अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधनों को लक्ष्य बनाते हुए कारित किया गया। ओके, भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा 4 की उपधारा 3 के अंतर्गत आ जाता है। ओके, तथा अन्य धारा को भी देख लेते हैं, वो उसमें क्या क्या बताया गया है। तो धारा 3 में क्या बताया गया है? धारा 3 में बताया गया है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराध का दंड धारा 3 में बताया गया है। जबकि धारा 4 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया। ओके, जबकि 4 का 2 बता रहा है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होता है। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 66। इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का व्याख्या, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 यानी आईटी एक्ट 2008 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 4 में खंड 3 अंतः स्थापित किया गया। इसके अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधनों को लक्ष्य कारित करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाला किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। ओके, तो आपको बता दें ये क्या हुआ, तो आईटी एक्ट 2008 द्वारा इसको अंतःस्थापित किया गया है। आईटी एक्ट जो संशोधन 2008 में हुआ था वह कब से लागू है? तो 27/10/2009 से यह लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है? एक भारतीय नागरिक है, इंग्लैंड में जार कर्म जो उस देश में अपराध नहीं है करता है। ओके, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर जार कर्म हुआ है। ऑप्शन बी भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम शरीर के न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ओके, इसका क्या हो जाता है? भारत
के भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय जहां भी पाया गया वहां भी इसका विचारण होता। कब? जब तक कि इसे निरस्त न कर दिया गया हो। यानी जार कर्म को क्या किया गया है वर्तमान के समय में, या क्वेश्चन आपका प्रीवियस है, यानी एमपीएपीओ 2009 तथा एमपी सिविल जज 1996 में पूछा जा चुका है। ओके, 2018 के उपरांत क्या हो चुका है? 2018 के उपरांत जार कर्म को अब अपराध नहीं माना गया है। जोसेफ बनाम भारत संघ के मामले में क्या किया गया है? जोसेफ बनाम भारत संघ के मामले में इसे जार कर्म को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। ओके, यानी अब आईपीसी की धारा 497 में जो जार कर्म यानी एडल्ट्री बताया गया हुआ ऑफेंस नहीं है। ये जो क्वेश्चन था 2018 से पहले का क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन अब लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बताया गया? दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में हत्या करता। ओके, पाकिस्तान में हत्या करता तथा बाद में मुंबई में पाया जाता है। उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थानों पर दंडित किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस्लामाबाद में, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कहीं भी। यह क्वेश्चन एमपीएपीओ 1993 में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपको है ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ पे होगा? तो मुंबई में उस पर मुकदमा चलेगा क्योंकि वह मुंबई में पाया गया। ओके, चलिए इसको व्याख्या का जिनिस और स्पष्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अनुसार इस संहिता को उपबंध भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराध को भी लागू है। इस अपराध का विचारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 यानी आईपीसी की धारा 188 के अनुसार सीआरपीसी की धारा 188 के अनुसार किया जाएगा इसका विचारण। ओके, इस बारे में भारत के नागरिक के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है, अतः उसे मुंबई में मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर देखते हैं, नहीं, क्योंकि अपराध इंग्लैंड में कारित किया गया। ऑप्शन बी, हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत भारत में। ऑप्शन सी, उसका विचारण अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होगा। ऑप्शन डी, उसका विचारण कहीं नहीं होगा। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा आपको पता होना चाहिए। एक भारतीय नागरिक ने क्या किया? इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, तो क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत भारत में इसका विचारण किया जा सकता है। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा जा चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा यानी आईपीसी की धारा 4 के अंतर्गत भारत में क्या किया जा सकता है? विचारित किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंगवाचक शब्द प्रयोग किया गया है। ओके, आईपीसी में जो पुल्लिंगवाचक शब्द प्रयोग किया गया है उसका क्या संदर्भ है? ओके, ऑप्शन नंबर ए नर हेतु, ऑप्शन नंबर बी नारी हेतु, ऑप्शन नंबर सी हर व्यक्ति हेतु चाहे वह नर हो या नारी, ऑप्शन डी ऐसे शब्द का उपयोग इस संहिता में यानी आईपीसी में नहीं किया गया। ओके, मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी पुरुष शब्द यानी पुल्लिंगवाचक में क्या आ जाता है? हर व्यक्ति चाहे वह नर हो या नारी हो। ओके, ये क्वेश्चन आपको राजस्थान में 2013 में पूछा जा चुका है। चलिए इसी व्याख्या के दिन इसे और स्पष्ट करते हैं। आईपीसी की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किया जाएगा वहां हर व्यक्ति के बारे में लागू होगा, चाहे वह नर हो या नारी हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। स्त्री शब्द किसका घोतक है? ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष से ऊपर आयु वाली किसी महिला का, ऑप्शन बी 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, ऑप्शन सी 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, ऑप्शन डी जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। यानी स्त्री शब्द के अंतर्गत क्या घोतक है? यानी आईपीसी के अंतर्गत स्त्री शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी स्त्री शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन से आता है?
तो यह क्वेश्चन कहाँ पूछा जा चुका है? यह क्वेश्चन एमपी सिविल जज 2011 तथा एमपी एपीओ 2008 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं स्त्री शब्द के अंतर्गत क्या आता है। स्त्री शब्द के अंतर्गत जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला स्त्री शब्द के अंतर्गत आता है। इसे आपको स्त्री शब्द को कहाँ बताया गया है? स्त्री शब्द को आपको आईपीसी की धारा 10 में बताया गया, जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों को बताया गया है। तो पुरुष के अंतर्गत क्या आ जाता है? पुरुष के अंतर्गत किसी भी आयु के मानव नर का आ जाता है, जबकि स्त्री के अंतर्गत कौन आता है? तो स्त्री के अंतर्गत किसी भी आयु का मानव नारी आ जाता है। चलिए इसे व्याख्या के दिन और स्पष्ट करते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है? आईपीसी की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु के मानव नारी का घोतक है, चाहे वह जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। पुरुष शब्द परिभाषित है। पुरुष शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया? मैंने अभी बताया है। चलिए देखते हैं इसे। ऑप्शन नंबर ए भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में, यानी आईपीसी की धारा 13 में। ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 9 में। ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 11 में तथा ऑप्शन डी आईपीसी की धारा 10 में। तो मैं आपको बता दूं पुरुष शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? पुरुष शब्द को आईपीसी की धारा 10 में परिभाषित किया गया है। यह क्वेश्चन आपको बिहार पीसीजे 2009 में पूछा जा चुका है। तो धारा 10 में किसकी परिभाषा बताया गया है? तो धारा 10 में आपको बताया गया है पुरुष तथा स्त्री दोनों को बताया गया है, जबकि धारा 9 में क्या बताया गया है? धारा 9 में वचन बताया गया है। ओके, वही धारा 11 में व्यक्ति को बताया गया है। ओके, धारा 11 में व्यक्ति हो गया, तो धारा 13 में क्या? धारा 13 में क्वीन बताया गया। इससे अब क्या किया गया है? 1950 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया है। चलिए इसे व्याख्या का दिन थोड़ा देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के पुरुष का घोतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बताया गया? क्वेश्चन नंबर 73 में निम्न में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए आईपीसी की धारा 13 में। ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 14 में। ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 9 में। तो ऑप्शन डी आईपीसी की धारा 17 में। यह क्वेश्चन झारखंड सिविल जज 2015 में पूछा जा चुका है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आईपीसी की धारा 11 में क्या बताया गया है? 11 में बताया गया है कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे निगमित हो या नहीं हो व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आईपीसी की धारा में जो 11 में व्यक्ति बताया गया है उसे मृत्युदंड के लिए कभी दंडित नहीं किया जा सकता है। जो कि कंपनी है तो कंपनी को कैसे फांसी लगाया जाएगा, वही संगम में कोई निकाय है उसे कैसे फांसी लगाया जाएगा। चलिए इसे व्याख्या का दिन इसे और स्पष्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 11 के अनुसार व्यक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वो निगमित हो यानी रजिस्टर्ड हो या नहीं व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। इस धारा के अनुसार व्यक्ति में कंपनी या संगम भी है जो किसी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता है। अतः आईपीसी की धारा 11 में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 में है भारतीय दंड संहिता के कौन सी धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? ओके, यानी भारत की परिभाषा आईपीसी की धारा को इसमें बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 16 के बी, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 18 तथा ऑप्शन डी धारा 19। यह क्वेश्चन राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी के अंतर्गत भारत को कहाँ बताया गया है? तो आईपीसी के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए भारत को धारा 18 के अधीन बताया गया है। भारत को धारा 18 के अधीन बताया गया। तो 18 से तात्पर्य है भारत से तात्पर्य भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र से अभिप्रेत। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इसे व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार क्या है? इसके ये टाइपिंग एरर है। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, चूंकि यह गलत है। चूंकि भारत में क्या आता है? संपूर्ण राज्य क्षेत्र आ जाता है जम्मू कश्मीर के साथ साथ। टाइपिंग एरर है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। भारत को कहाँ कहाँ पर बताया गया है आप देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
एक के सब क्लॉज एक के अधीन बताया गया भारत को क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। या आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है। वहीं सीआरपीसी की धारा 2F में भारत की परिभाषा बताया गया है। वहीं साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में भी भारत को बताया गया है। ओके, भारत से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बताया गया। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार शब्द घोतक है। ऑप्शन नंबर ए केवल केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार का, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का, ऑप्शन डी राज्य सरकार या सरकार का। यह क्वेश्चन राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा जा चुका है। ओके, मैं आपको बता दूं सरकार शब्द के अंतर्गत क्या आता है। सरकार शब्द के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सरकार शब्द को कहाँ बताया गया है, तो सरकार शब्द को आपको आईपीसी की धारा 17 में सरकार को बताया गया। ओके, सरकार से तात्पर्य आता है सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का घोतक है। ओके, सरकार कहाँ बताया गया है, आईपीसी की धारा 17 में आपको सरकार बताया गया। ओके, जबकि सरकार का सेवक कहाँ बताया गया है, सरकार का सेवक आईपीसी की धारा 14 में सरकार का सेवक बताया गया। धारा 17 में सरकार, ओके, तथा धारा 14 में सरकार का सेवक, ओके, तथा धारा 21 में क्या बताया गया है, धारा 21 में आपको लोक सेवक को बताया गया। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 17 के अनुसार सरकार शब्द केंद्र सरकार या राज्य की सरकार का घोतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय दंड संहिता में न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द घोतक है। किसका घोतक है, यानी उस शब्द का क्या तात्पर्य, यानी आईपीसी में जो न्यायालय बताया गया है उस शब्द से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए उस कक्ष को जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है। ऑप्शन बी एक सिविल जज के न्यायालय का। ऑप्शन सी एक न्यायाधीश का जिसे केवल न्याय कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, क्या बताऊं, न्यायालय शब्द को कहाँ बताया गया है, तो न्यायालय शब्द को आपको आईपीसी की धारा 19 में क्या बताया गया है, 19 में न्यायाधीश बताया गया है, जबकि न्यायालय पूछा जा रहा है तो न्यायालय कहाँ बताया गया है, तो न्यायालय आईपीसी की धारा 20 में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिक कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। सब न्यायालय शब्द अंतर्गत यही तात्पर्य है। क्वेश्चन आपको एपीएपीओ प्री 2015 तथा एमपीएपीओ 1995 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए इसे व्याख्या करते हैं, इसे और स्पष्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 20 के अनुसार न्यायालय शब्द उन न्यायाधीशों का जिसे अकेले ही को नियुक्त कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो का घोतक है। ओके, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, न्यायालय शब्द को कहाँ बताया गया आईपीसी की धारा, तो आईपीसी की धारा 20 में न्यायालय बताया गया है। ओके, तथा न्यायाधीश को कहाँ बताया गया है, तो न्यायाधीश को आपको आईपीसी की धारा 19 में न्यायाधीश बताया गया है। ओके, तथा सीपीसी की कौन सी धारा में न्यायाधीश बताया गया है, तो सीपीसी की धारा 2 के सब क्लॉज 8 में न्यायाधीश को बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए एक नगर पालिका का कर्मचारी लोक सेवक नहीं है। ऑप्शन बी एडवोकेट लोक सेवक नहीं है। ऑप्शन सी एक विवाद को निपटाने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त पंच लोक सेवक है। ऑप्शन डी दंडाधिकारी लोक सेवक है। क्वेश्चन एमपी सिविल जज 1986 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन सा कथन गलत है, एक नगर पालिका का कर्मचारी लोक सेवक नहीं है, जबकि क्या है, नगर पालिका का कर्मचारी क्या हो जाता है, नगर पालिका का कर्मचारी लोक सेवक है। ओके, क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1986 में पूछा जा चुका है। लोक सेवक को लोक सेवा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। क्वेश्चन को पूरा तक देखें। चलिए व्याख्या कर दी नीचे देख सकते हैं।
एक नगरपालिका कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन लोक सेवक है। नगरपालिका कर्मचारी, ओके, न कि नगरपालिका निगम। नगरपालिका कर्मचारी क्या है? आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक है, ओके। तथा क्योंकि वह सरकार द्वारा नियुक्त है और उसे निर्देशक के अधीन कार्य करना होता है, इसीलिए क्या होता है? नगरपालिका आपको आईपीसी की धारा आपको 21 के तहत क्या होता है? लोक सेवक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवक नहीं है, ओके। नीचे जो 4 लोक सेवक है उसमें कोई है जो लोक सेवक नहीं है, उसे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए नगर निगम आयुक्त, ऑप्शन बी संसद सदस्य, ऑप्शन नंबर सी विधायक, ऑप्शन नंबर डी विश्वविद्यालय का परीक्षक। यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 2010 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर लोक सेवक कौन नहीं है। तो कौन लोक सेवक नहीं है? तो लोक सेवक विश्वविद्यालय का जो परीक्षक होते हैं वो लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आते, ओके। जबकि अन्य सभी यानी संसद सदस्य लोक सेवक हैं, विधायक लोक सेवक हैं, ओके, तथा नगर निगम आयुक्त भी लोक सेवक है। जबकि विश्वविद्यालय का परीक्षक क्या है? लोक सेवक नहीं है। क्वेश्चन एमपी सिविल जज 2010 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 78 के ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसे व्याख्या के दिन और स्पष्ट करते हैं। आईपीसी की धारा 21 में कुल 12 खंड में लोक सेवकों को सूची दी गई है। धारा के दृष्टांत के अनुसार नगरपालिका आयुक्त लोक सेवक होता है। विभिन्न न्यायिक निश्चयों में सांसदों विधायकों को लोक सेवक माना गया है, परंतु विश्वविद्यालय का परीक्षक लोक सेवक नहीं है। गुजरात राज्य बनाम एपी द्विवेदी 1972 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यह बातें बताई गई थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में कौन लोक सेवक नहीं है? लोक सेवक नहीं है वो पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का सभापति, ऑप्शन सी फिल्म कंपनी का बीमा सर्वेक्षक, ऑप्शन डी राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारी। यह क्वेश्चन यूपीएपीओ 2007 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन सही है, यानी कौन है जो लोक सेवक नहीं है? तो बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक क्या हो जाता है? या लोक सेवक नहीं है, जबकि 3 अन्य है जो लोक सेवक है। चलिए व्याख्या के जरिए और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। एयरपुरी बनाम राज्य के मामले में 1989 बम्बई हाईकोर्ट का मामला है। के मामले में न्यायालय ने क्या किया है? बीमा में कंपनी के सर्वेक्षक को भारतीय दंड संहिता 21 के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तथा ये चौथा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? नीचे जो 4 लोक व्यक्ति है जिसमें से कोई एक है जो लोक सेवक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी पदस्थापना पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन डी सरकारी महाविद्यालय का प्राचार्य। यह क्वेश्चन राजस्थान आयोग 2011 में पूछा जा चुका है, ओके। तो आईपीसी की धारा 21 के अनुसार कौन सा है जो लोक सेवक नहीं है? तो मैं आपको बता दूं पदस्थापना पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए इसे व्याख्या के दिन और स्पष्ट करते हैं। आईपीसी की धारा 21 के अधीन पदस्थापना पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी लोक सेवक के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। एस धनोवा बनाम दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विकल्प में दिए गए सभी आपको धारा 21 के अंतर्गत निर्वाचन और न्यायिक निर्णयों के अधीन लोक सेवक है। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन लोक सेवक है और कौन कौन लोक सेवक नहीं है। तो लोक सेवक कौन कौन से है देख लेते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री लोक सेवक है, ग्राम सेवक लोक सेवक है, प्रधानमंत्री लोक सेवक के अधीन आ जाते हैं, सरपंच लोक सेवक है तथा पुलिस अधिकारी वह भी लोक सेवक है आईपीसी की धारा 21 के अकॉर्डिंग, तथा ग्राम प्रधान भी लोक सेवक है तथा न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भी लोक सेवक है, परंतु क्या है सरकार के सेवक नहीं है। न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट लोक सेवक है परंतु सरकार का सेवक नहीं है, ओके। तथा अन्य भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य बना वीवी रेड्डी, इसमें क्या बताया गया था? लोक सेवक के अंतर्गत वे पद आते हैं जो संस्थान सरकार से अनुदान पाते हैं या सरकार द्वारा नियंत्रण, और सभी
संस्थान क्या आते हैं और सभी पदे आपको लोक सेवक के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी उपयुक्त जो बातें बताई गई सभी क्या है, लोक सेवक है। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से है जो लोक सेवक नहीं है। पहला सांसद, यानी सांसद होते हैं जो लोक सेवक नहीं होते हैं। होमगार्ड संगठन के सदस्य, यह भी लोक सेवक नहीं होते हैं। नगर पार्षद, यह भी लोक सेवक नहीं होते हैं। नगर पालिका, यह भी लोक सेवक नहीं है। गांव का प्राइवेट चौकीदार, यह भी लोक सेवक नहीं है। विधायक, विश्वविद्यालय का परीक्षक, यह भी आईपीसी की धारा 21 के अधीन लोक सेवक नहीं है। तथा और देख लेते हैं, एक अधिवक्ता जो न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करता है, यह भी क्या है, तो यह भी लोक सेवक नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो चैनल को शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।